नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। चीन पाकिस्तान का काल राफेल हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। 5 राफेल फाइटर प्लेन अब से ठीक 24 घंटे के बाद अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। फ्रांस से चले ये लड़ाकू विमान अभी यूएई के अल दफरा एयरबेस पर हैं, जो कल दोपहर 2 बजे अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। राफेल को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर भारत ला रहे हैं। फ्रांस से अंबाला तक राफेल करीब 7000 किलोमीटर का सफर तय करेगा। अंबाला में राफेल के ग्रैंड वेलकम की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। एयरफोर्स ने राफेल के लैंडिंग से पहले अंबाला एयरबेस के इर्द गिर्द का 3 किलोमीटर का इलाका नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर राफेल के उतरने से पहले ही चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में राफेल के शामिल होने से आखिर चीन और पाकिस्तान में खलबली क्यों मची है? राफेल में आखिर ऐसा है क्या जो हिंदुस्तान के दुश्मन कांप रहे हैं? हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। जिसका बेसब्री से था देश को इंतजार, बॉर्डर पर आ रहा है वो हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र। जिसकी रफ्तार का कहीं जोड़ नहीं, जिसकी ताकत का कोई तोड़ नहीं। आ गया वो राफेल नाम का दिव्यास्त्र। एक साथ होगा 3-3 शिकार। हवा में फाइटर प्लेन पर अटैक, जमीन पर बंकर पर हमला और समंदर में शिप होगी टारगेट। जब देश का पहला राफेल भारत के आसमान में उड़ान भरेगा तो खुद ही इनका सारी कोशिशों का, साजिशों को ध्वस्त कर देगा। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? राफेल में ऐसा क्या है जिसने इमरान खान और जिनपिंग की टेंशन बढ़ा दी है? आज आप पहली बार देखिए आसमान के सबसे ताकतवर फाइटर की फैक्ट फाइल। न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस राफेल का 100% टेक्निकल विश्लेषण। आखिर राफेल का आना कितना जरूरी था? राष्ट्रहित को नजरअंदाज करते हुए जो फैसले कई दशकों से रुके हुए थे, उन्हें अब एक के बाद एक प्रायोरिटी के आधार पर लिया जा रहा है। दुनिया के उस सबसे डेंजरस लड़ाकू विमान का एक एक पुर्जा खुलेगा। कितनी तेज है स्पीड, कितनी लंबी है रेंज, कितना जोरदार है हमला, क्या है फायर पावर। मल्टी रोल फाइटर प्लेन राफेल के नाम से शुरुआत करते हैं। फ्रेंच भाषा में राफेल का मतलब होता है हवा का तूफान। राफेल जब हवा को चीरता हुआ आसमान में टेक ऑफ करता है तो फिर दुश्मन को अपने सामने टिकने नहीं देता। राफेल को नाम दिया गया है या जो कोट दिया गया है, गस्ट ऑफ विंड कहते हैं, हवा का झोंका। और दूसरा नाम उसका दिया है बस्ट ऑफ फायर, कि मतलब हवा के झोंके की तरफ आता है और आग बरसा के चले जाता है। और जो ये कोट दिया गया है इस जहाज के बारे में बिल्कुल सच है। ये तो बहुत ही केपेबल, बहुत ही क्षमक ये जहाज है। सबसे पहले जानिए कब होगा सरहद पर यह कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैनात। तारीख 29 जुलाई 2020, जगह अंबाला एयरबेस। डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ा सुपरस्टार फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल अब भारत की सरहद में प्रवेश करने वाला है। शुरुआती तौर पर 36 फाइटर एयरक्राफ्ट में से केवल 5 ही भारतीय एयरबेस पर आएंगे, लेकिन इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी
की वजह से इनको अगले महीने से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात किया जाएगा। और यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान अब रफाल का दमखम देखेंगे। ये रफाल जहाज डेफिनेटली एक गेम चेंजर हो गया है। हमारे कैपेबिलिटीज, हमारे पोटेंशियल इंडियन एयरफोर्स का काफ़ी बढ़ा दिया गया है। और खाली हम ये होपफुली कहते हैं कि ये जहाज आने के बाद कोई दुश्मन हम पर हमला करना सोच भी नहीं सकते। मुझे अत्यंत गर्व है कि ये जहाज भारतीय वायुसेना की क्षमता को और बढ़ाएगी। और अगर आप देखें तो इस रीजन के जो 3 एयरफोर्सेस हैं, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, अगर आप कंपेयर करें तो रफाल का जो कैपेबिलिटीज़ है वो इस समय इन सब देशों के जहाज़ों से भी बेटर है। राफेल में ऐसा बहुत कुछ है जिसके आगे दुनिया का खतरनाक से खतरनाक फाइटर प्लेन फेल हो जाता है। राफेल से जीत पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसकी ताकत की सबसे बड़ी वजह है इसमें लैस मॉडर्न, घातक और विध्वंसक मिसाइलें। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चरल बॉडी के बारे में। ये राफेल विमान कैसा दिखता है। 3700 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 15.30 मीटर इसकी लंबाई है। ऊंचाई की बात करें तो 5.30 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये 10 टन वजनी विमान है। इसके विंग स्पैन की बात करें तो 10.90 मीटर इसका विंग स्पैन है। 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये राफेल विमान जो है वो उड़ान भरता है। और फ्लाइंग कैपेबिलिटी जब हम कहते हैं तो कितना ज्यादा वजन ये राफेल विमान उठा सकता है, तो वो आप देखिए 24,494 किलो वजन उठाने के साथ साथ ये अपनी फ्लाइंग कैपेबिलिटी रखता है, जहां पर ये 15,240 मीटर की ऊंची उड़ान भर पाने में कामयाब है। आप आगे देखिए जो इसका रेट ऑफ क्लाइंब है। हम बार बार ये कहते हैं कि पलक झपकते ही ये कब यहां से आंखों से ओझल हो जाएगा ये आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो 18,288 मीटर पर मिनट इसका रेट ऑफ क्लाइंब है। जब हम इसके इंजन की बात करते हैं तो आप इंजन देखें कितना पावरफुल इसका इंजन है। हमने जैसे बताया आपको कि राफेल में स्निग्मा की M88 इंजन जो कि 75 किलो न्यूटन की दुगनी पावर रखते हैं, ऐसा इंजन इसका है। 4.5 जनरेशन के 2 इंजन हैं, जिसके बारे में हमने आपको ये जानकारी दी कि इसकी ताकत 100 कारों की हॉर्स पावर के बराबर है केवल इसके इंजन की। और इसमें 2 इंजन इंस्टॉल होते हैं। वो उसकी पोजीशनिंग कहां है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें 2 इंजन इंस्टॉल होते हैं। 1.8 मैक की स्पीड से ये आसमान में तेजी के साथ उड़ान भरते हैं। यानी इसके इंजन की ताकत ऐसी है कि 1 मिनट में ये 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच पाने में सक्षम है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि कौन कौन से मिसाइल लैस किए गए हैं। हमने कहा हैमर है, स्कैल्प है, मीटियोर है, मीका मिसाइल है। अब राफेल की सबसे घातक मिसाइल मेटियोर के एक एक फीचर को जानिए। मेटियोर का मतलब है हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल। ये 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर मूव कर रहे टारगेट को हिट करती है। जेट विमान हो, मानव रहित छोटे विमान हो या फिर क्रूज मिसाइल, इसमें हर मूविंग टारगेट को हिट करने की क्षमता है। राफेल की जो मिसाइल्स हैं, जो एयर टू एयर मिसाइल्स है, जैसे कि मीटियोर मिसाइल है, वो इस वक्त अगर दुनिया में, सारी दुनिया में देखा जाए तो वर्ल्ड्स बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल का दर्जा दिया जा सकता है। इसका जो रेंज है, जिस दूरी पे वो मार कर सकती है, वो एट दिस प्रेजेंट जंक्चर इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अभी दुनिया में ऐसी कोई भी एयर टू एयर मिसाइल नहीं है जो मीटियोर का मुकाबला करना। मीटियोर ऐसी मिसाइल है कि मीटियोर में होता क्या, अक्सर एयर टू एयर मिसाइल में रॉकेट लगता है। मीटियोर में रॉकेट नहीं है। मीटियोर में सिर्फ रॉकेट बूस्टर है, फिर उसका एक रैमजेट इंजन है। वो रैमजेट इंजन बहुत देर तक चलता है, तो इससे मिसाइल को काफी मनूवर करने की शक्ति मिलती है, बहुत देर तक मिलती है। तो इसलिए हम एक नो एस्केप जोन बोलते हैं। यानी अगर 100 किलोमीटर दूरी पे अगर मैंने मिसाइल छोड़ दी तो वो टारगेट कुछ भी करे
टर्न ले, स्पीड इंक्रीज करें, तो मिसाइल वो टारगेट को छोड़ेगी नहीं, मिसाइल जाकर टारगेट को लगी जाएगी। यूं समझिए कि पाकिस्तान का प्लेन जैसे ही अपने एयरबेस से टेक ऑफ करेगा, मेटियोर के टारगेट पर आ जाएगा। बेहद सटीक निशाना लगाकर दुश्मन के घातक हथियारों को पल भर में मार गिराती है मेटियोर मिसाइल। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया था और पाकिस्तान के F-16 विमानों को खदेड़ने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी अपने विमानों को भेजा। उसमें विंग कमांडर अभिनंदन भी शामिल थे। पाकिस्तानी विमानों का पीछा करते हुए खदेड़ने के लिए उन्हें LOC को क्रॉस करना पड़ा था, लेकिन उस वक्त अगर राफेल विमान होता तो LOC क्रॉस करने की नौबत ही नहीं आती। पठानकोट या फिर अंबाला एयरबेस से राफेल उड़ान भरते और वहीं से ही पाकिस्तान के F-16 विमानों को ढेर कर देते और हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जैसे वायुवीरों को पाकिस्तान के कब्जे में जाने की नौबत ही नहीं आती। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक बार समझाई भी थी। दिल्ली में मारू भाषण હતું, मैं એમને કહ્યું જો આજે ના અમારા વાયુસેના પાસે રાફેલ હોત તો પરિણામ જુદું હોત। હવે જેમને મારી વાત ના સમજાતી હોય એમાં મારો दोष भाई। अगर जैसे बालाकोट ले लीजिए आप, अगर बालाकोट में ये जहाज होता तो दो चीजें फर्क पड़ती हैं। एक तो जो हमने वेपन यूज किए, वो जो भी स्टैंड ऑफ था 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो भी था हमने यूज किया। अब इसका आप देख लीजिए, जो आपने स्काल्प के बारे में बात की थी, उसकी क्षमता कितनी है, 550 किलोमीटर। तो कितनी दूर से हम गिरा सकते हैं, डीप इनसाइड अपने टेरिटरी से मार कर सकते हैं। दूसरी बात, बालाकोट टाइम में अगले दिन उन्होंने कुछ हरकत की, उन्होंने BBR यूज किए, जो अमेरिकन BBR थे AMRAAM। अब हमारे पास इसमें देखिए जो इसकी जो BBR है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जिसको बोलते हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि लंबे हाथ, वैसे ही अब इसकी आप देख लीजिए क्षमता 150 किलोमीटर जो भी मेटियोर आ रहा है, तो कितनी दूर से गिरा सकते थे। पाकिस्तान का F-16 कैसे बिना दुश्मन से लड़े खाक होता, इसका राज छिपा है राफेल पर लगने वाली मेटियोर मिसाइल में। यह बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, यानी यह टारगेट पर बिना देखे फायर कर सकती है। ऐसा एडवांस राडार सिस्टम की वजह से हो पाता है। जो रेडार है और उसके साथ जो हमारे पास एवैक्स है, हम दोनों कंबाइन करके बहुत सारे टारगेट इंस्टेंटली ट्रैक वाइल स्कैन जो हम कहते हैं कर सकते हैं। और हम मिसाइल, एक जहाज पर एक मिसाइल नहीं चलाएंगे, जरूरत पड़े तो साइमल्टेनियसली हम काफी मिसाइल्स छोड़ सकते हैं और अलग अलग टारगेट पर। तो और जो हमारे पास एयर टू ग्राउंड मिसाइल आएंगे इस जहाज के साथ। आप लोगों को पता है बालाकोट में क्या हुआ, हमने शायद मिसाइल लॉन्च किया 100 किलोमीटर दूर से। अभी जो हमारे पास मिसाइल आ रहे हैं स्कैल्प वगैरह, इनका रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। तो आप सोच लीजिए, हमें बॉर्डर बिना क्रॉस करे हम टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं। मेटियोर दुनिया की सबसे बेहतरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी वाली मिसाइल है। वर्ल्ड के किसी भी दूसरे फाइटर प्लेन में मेटियोर मिसाइल जैसी ताकत और क्षमता वाली मिसाइलें नहीं है। मौसम कोई भी हो, रेगिस्तान की प्रचंड गर्मी या बर्फीले पहाड़ों की फ्रीजिंग ठंड, मेटियोर मिसाइल पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। बस दुश्मन का हथियार या ठिकाने का कमांड मिलना चाहिए। पायलट के ट्रिगर दबाते ही टारगेट की बर्बादी फिक्स है। पाकिस्तान के पास एक भी ऐसी मिसाइल नहीं है जो मेटियोर मिसाइल का मुकाबला कर सके। चीन के पास एयर टू एयर मिसाइल तो है, लेकिन उनका सक्सेस रेट बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान, अगर उनके विमान भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होते हैं तो फिर समझ लीजिए कि भारतीय वायुसेना का रफाल पूरी तरह से तैयार है। राफेल और मेटियोर कॉम्बिनेशन से वो F-16 को पता भी नहीं चलेगा कि where shot him and how it has got shot. As far as J-20 is concerned, जो J-20 जो एयरक्राफ्ट है उसकी खूबी सिर्फ एक ही है कि ये अपने आप को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहलाता है। लेकिन कितना स्टेल्थ है, ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं जो एकदम स्टेल्थी रहता है। एयरक्राफ्ट रडार उसको अगर 100 किलोमीटर पे पकड़ता है तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को रडार 50 किलोमीटर पे पकड़ा है, लेकिन पकड़ेगा तो जरूर। तो ये हमें देखना है कि J-20 के रिपोर्ट जो अब तक आए वो रिपोर्ट से इतना कुछ खास नहीं है। राफेल का और J-20 का मुकाबला बराबरी का नहीं होगा। राफेल J-20 से एक बेहतर एयरक्राफ्ट साबित होगा।
एक तो जो चाइनीज वाला जो जहाज है ये पेपर पे क्लेम कर रहे हैं, उसमें दो मुद्दे आते हैं। एक तो क्लेम करना, एक तो चाइनीज उनको पता है, आपको पता है कि अगर 5 फीट का बंदा है तो उसको 10 फीट का दिखाएंगे, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। अब सच्चाई क्या है वो इतना टाइट रखते हैं कि किसी को पता नहीं है, ठीक है, नंबर 1। तो क्लेम करने को हम कोई भी कुछ भी क्लेम कर सकता है। नंबर दूसरी बात जो है, चाइना का जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी खिचड़ी टेक्नोलॉजी है। वो क्या किया, पहले एस्पियानेज करके टेक्नोलॉजी इधर से ले ली, उधर से ले ली, उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग की, करेक्ट। और वेयर जो रफाल जो बनाया गया है, ये जो कंपनी है, इसका पुराना हिसाब जहाज बनाता रहा है, एडवांस करता रहा है उसको, लाइक मिराज 2000 इतना बढ़िया जहाज बनाया है। 5 राफेल विमान कॉम्बैट रेडी पोजीशन में हैं। कॉम्बैट रेडी पोजीशन यानी ये जंग के लिए तैयार हैं और बेहद कम समय में एक्शन मोड में लाया जा सकता है। फाइटर प्लेन पर लगने वाली एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें पहले ही हिंदुस्तान पहुंच चुकी हैं। राफेल के पास ऐसे ऐसे घातक मिसाइलों को ले जाने की क्षमता है जो दूसरे फाइटर प्लेन से संभव ही नहीं हो सकता। राफेल की एक और ताकत का नाम है स्कैल्प। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है। ये हवा से जमीन पर किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है, मजबूत से मजबूत बंकर को पल में उड़ा सकती है। जमीन से अगर राफेल पर हमला हुआ तो उसे भी नाकाम करने में कारगर है स्कैल्प मिसाइल। इस मिसाइल को स्कैल्प नाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे भी एक बेहद खास वजह है। इसका जो परफॉर्मेंस है, उसके जो एवियोनिक्स हैं, उसके जो वेपन्स हैं, अब वेपन्स में जो साथ में आ रहे हैं उनसे भी क्षमता बढ़ेगी। तो वेपन्स में जैसे दूर से स्टैंड ऑफ वेपन्स आ रहे हैं, जैसे इसकी स्काल्प, मीटियोर मिसाइल जो दूर से एयर टू एयर मिसाइल आ रही है, क्लोज अगर कॉम्बैट थोड़ा पास में होता है तो उसके लिए मिसाइल आ रही है। अभी न्यूज़ में आ रहा है कि हैमर भी हम खरीद रहे हैं, जो कि वेपन है जो कि कम स्टैंड ऑफ, मतलब 60-70 किलोमीटर वाला स्टैंड ऑफ। तो ये जो वेपन सूट्स आ रहे हैं और जो जहाज के मिला के हमारी जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो माउंटेन में वॉरफेयर करने की शक्ति है उसमें बढ़ावा आएगा। स्कैल्प मिसाइल में किसी भी बंकर को बर्बाद करने की क्षमता है। स्कैल्प मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर, यानी दुश्मन के घर में घुसकर मारने वाली डीप रेंज मिसाइल। ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से डबल दूरी वाला टारगेट हिट कर सकती है। इसमें एक खास तरह का वॉरहेड लगा होता है। ये मिसाइल पहले टारगेट के आसपास के एरिया को आइडेंटिफाई करती है, फिर मेन एक्सप्लोसिव को ट्रिगर करता है। स्कैल्प मिसाइल एक मल्टी रोल मिसाइल ही नहीं, इसके कई नाम भी हैं, ढेर सारे फीचर्स भी हैं और हर खूबी की वजह से इसका एक अलग नाम पड़ गया। स्कैल्प मिसाइल को स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी कहा जाता है। इसे फायर एंड फॉर्मेट मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। एक बार लॉन्च हो गई तो इसको रोकने का स्कोप खत्म हो जाता है, फिर इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब रफाल के स्टॉर्म शैडो मिसाइल के निशाने पर पाकिस्तान के बॉर्डर में मौजूद एयरबेस से उड़ने वाले लड़ाकू विमान और पश्चिमी तिब्बत में चीन के एयरबेस से उड़ान भरने वाले जे सीरीज के लड़ाकू विमान हैं। लद्दाख की इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पहले ही भारतीय वायुसेना ने अपने आधुनिक विमानों को तैनात कर रखा है और उनकी गर्जना एलएसी को पार करके चीन के एयर बेसेस में खलबली मचा रही है। अब जरा सोचिए कि ऐसे हालात में अगर पहाड़ी जंग का सुल्तान राफेल अगर यहां पर तैनात होता है तो चीन के जे सीरीज विमानों का क्या होगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और चीन का शिंजियांग भी अब राफेल के रेंज में है और इसका मतलब होता है कि चाहे दुश्मन पाताल में भी छुप जाए, अब उसका तबाह होना निश्चित है। मेरे को याद आता है कि एक स्पाइडरमैन की पिक्चर आई थी, उसमें उसका जो एनिमी होता है उसके बाद 2-3 हाथ होते हैं, 2 मेटालिक हाथ होते हैं, कुछ हाथ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो मेरे को भी जब मैं रफाल को देखता हूँ मुझे भी वो स्पाइडरमैन की वो जो उसकी याद आ जाती है कि अगर हवा में आप बात कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद छोटे हाथ भी हैं, बड़े हाथ भी हैं, मतलब दूर से भी मार सकता है, पास से भी मार सकता है। सिमिलरली अगर ग्राउंड अटैक कर रहे हैं तो उसके पास से मारने वाले वेपन भी हैं, दूर से मारने वाले वेपन भी हैं और बड़ी एक्यूरेसी है। ये तो है ही है मारने की क्षमता। उसका जो सेल्फ प्रोटेक्शन सूट है वो बहुत बढ़िया है।
राफेल जल, थल और नभ में एक साथ वार कर सकता है, परमाणु हथियार लेकर उड़ान भर सकता है और दुश्मन का ठिकाना मिट्टी में मिला सकता है। परमाणु ताकत से लैस मिसाइलें भी दुश्मन पर कहर ढा सकती हैं। राफेल की मिसाइल हवा और जमीन पर तो मार करती ही है, किसी भी दुश्मन की नेवी पर भी कहर बनकर टूट सकती है। AM-39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल समंदर में तैनात बड़े बड़े जहाज को बर्बाद कर सकती है। राफेल की ताकत सिर्फ इस पर तैनात मिसाइल ही नहीं, लेजर गाइडेड खतरनाक हैमर हथियारों से भी हमला करता है राफेल। हैमर यानी हाईली एजाइल एंड मैन्योरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज हथियार। हैमर की रेंज 60 से 70 किलोमीटर तक है। हैमर लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में भी मजबूत से मजबूत शेल्टर और बंकरों को तबाह कर सकती है। हैमर मिसाइल 3 मीटर लंबी है और इसका वजन 330 किलो है। राफेल विमान में एक साथ 6 हैमर को फिट किया जा सकता है। जीपीएस और इंफ्रारेड तकनीक से कंट्रोल होने वाला यह विध्वंसक मिसाइल दुश्मन के टारगेट से बिल्कुल भी नहीं चूकता। राफेल अपने अलग अलग वॉरहेड से 500 पाउंड से लेकर 2000 पाउंड तक के लेजर गाइडेड बम दुश्मन के ठिकानों पर बरसाता है। राफेल में एक छोटी हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। 112 किलो का वजन ले जाने वाली यह मीका मिसाइल 20 किलोमीटर तक दुश्मन पर निशाना लगा सकती है। इसमें 20 किलो का वॉरहेड लगा होता है। आपने राफेल का फायर पावर देखा, अब आपको मोस्ट स्मार्ट फाइटर मशीन की उन खूबियों के बारे में बताते हैं जो किसी और फाइटर जेट में मौजूद नहीं है, जो किसी और प्लेन में नहीं है। राइफल का सेंसर कमाल का है तो पायलट का हेलमेट भी बेमिसाल है। ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिर्फ घातक हथियारों से ही लैस नहीं है, राफेल एक स्मार्ट फाइटर मशीन भी है। राफेल के अंदर कमाल का ह्यूमन मशीन इंटरफेस सिस्टम भी है। ह्यूमन मशीन इंटरफेस राफेल को दूसरे फाइटर फ्रेम के मुकाबले तकनीकी रूप से ज्यादा कारगर बनाता है। पायलट के लिए राफेल में कई सेंसर लगे हैं। पायलट के हेलमेट को इजराइल ने खास तौर पर तैयार किया है। इसके हेलमेट में कई तरह के डिस्प्ले हैं जो पायलट को वॉर जोन में तेजी से फैसला लेने में मदद करता है। यह खास तौर से भारत के लिए बनाया गया है। इस मल्टी रोल फाइटर राफेल का कॉकपिट काफी हाईटेक है। राफेल में कॉकपिट में 10 घंटे की फ्लाइट रिकॉर्डिंग रहती है जो दुश्मन के इलाकों की पूरी डिटेल पायलट को बताती रहती है। राफेल रेडार वार्निंग रिसीवर और जैमर से लैस है। नाइट ऑपरेशन में राफेल को मदद करने के लिए कॉकपिट में इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम खास तौर से राफेल में भारत के लिए लगाए गए हैं। अगर जंग होती है तो आसमान में फाइटर पायलट को अपने कॉकपिट में बैठकर सेकंड्स के अंदर फैसला लेना होता है। अगर माइक्रो सेकंड की भी देरी हुई तो जंग की बाजी पूरी तरह से पलट सकती है। दरअसल राफेल में टेक्निकल और टैक्टिकल दोनों एडवांटेज पायलट को मिलेगा। यही वजह है कि एयर डोमिनेंस और कॉम्बैट ऑपरेशनलिटी के तौर पर राफेल सबसे बेहतर है। कंप्यूटर एंड न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन्स एंड सीएनसी मशीन्स पे जो पार्ट बनते हैं तो बहुत एक्यूरेटली पार्ट बनते हैं, तो इसीलिए ये एयरक्राफ्ट का इंजीनियरिंग बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। इसका डिजाइन बिल्कुल फ्लॉलेस है। तो ये टूल्स में यहाँ जो बनते हैं वो बड़े सहज तरीके से एयरक्राफ्ट बन जाता है। ये नहीं कि ठोक पीट के कई एयरक्राफ्ट बने। तो इसमें हमको बहुत सीखने के लिए, एचएएल को पर्टिकुलरली सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसका पूरा इंजीनियरिंग, इसका प्रोसेस इंजीनियरिंग एचएएल बहुत ज्यादा सीख सकती है इससे। व्हेन आई फ्लू दैट एयरक्राफ्ट, इट्स अ वेरी एलिगेंट एयरक्राफ्ट एंड वेरी इफेक्टिव एयरक्राफ्ट। Okay, I did one sortie in Rafael where I checked out all the systems. Okay, and beautiful aircraft to fly and beautiful aircraft to fight in. चीन को अपनी ताकत का गुरूर रहता है, लेकिन भारत के राफेल ने ड्रैगन को टेंशन में डाल दिया है। वजह समझिए, राफेल हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए परफेक्ट फाइटर प्लेन है। तिब्बत में चीन के ज्यादातर हवाई अड्डे 4000 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर हैं। ऐसी ऊंचाई और ठंडे जोन में ऑक्सीजन की कमी होती है। इस वजह से विमान के जेट इंजन पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पाते। जब इंजन की क्षमता कम होती है तो विमान आधे से भी कम वजन उठाने लायक नहीं रहते।
उन्हें कम ईंधन और कम बम लेकर उड़ना पड़ता है। माउंटेन वॉरफेयर और जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है उसमें काफ़ी फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू दूसरी टेरेन्स में। और कारगिल में हमने कई लेसन भी सीखे। तो ये जो जहाज़ है इसमें दो पहलू आते हैं इस सवाल में। एक तो हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस, दैट मीन्स ऊंची जगह से एबिलिटी टू ऑपरेट। अब उसमें क्या है, दो तीन चीज़ें गौर करने लायक होती हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड में एक तो टेम्परेचर बहुत कम होते हैं, तो अब इतने कम टेम्परेचर में मशीन, आदमी और मशीन दोनों पे फ़र्क पड़ता है। जैसे तिब्बत में सारे एयरफील्ड एनिमी के हाई ऑल्टीट्यूड हैं, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि कितना लोड लेके जा सकता है, कितने वेपन लेके जा सकता है, कितना पेट्रोल लेके जा सकता है, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। तो ये जो जहाज़ है जो आ रहा है, इसकी हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। राफेल के मुकाबले कोई भी अभी एयरक्राफ्ट एशिया में नहीं है। J-20 वगैरह जो एयरक्राफ्ट बोल रहे हैं उसका स्टेल्थ अब तक प्रूव नहीं हुआ है और ये लार्जली अनप्रूवन एयरक्राफ्ट है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि एयरफोर्स की लीडरशिप ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि जैसे ये एयरक्राफ्ट आता है इसको हम डिप्लॉय कर रहे हैं। इससे चाइनीज एयरफोर्स को हादसा तो जरूर बैठेगा। यानी जंग के हालात में चीन इन हवाई अड्डों से भारत के खिलाफ हमला नहीं बोल सकता और उसका सबसे मॉडर्न फाइटर प्लेन J-20, J-35 भी राफेल के सामने टिक पाने की हालत में नहीं होंगे। हिंदुस्तान के साथ दिक्कत नहीं है। राफेल में कोल्ड स्टार्ट इंजन लगा है जिसका नाम है स्नेकमा। राफेल में स्नेकमा के M88 इंजन लगे हैं जिनसे 75 किलो न्यूटन की दोगुनी पावर मिलती है। यानी इसके 4.5 जनरेशन के दो इंजन करीब 100 कारों के बराबर का हॉर्स पावर पैदा करते हैं। जैसे ही राफेल का इंजन ऑन होता है इसके आफ्टर बर्नर्स इसको 1.8 मैक की स्पीड से आसमान में उड़ा देते हैं। यानी 1912 किलोमीटर की रफ्तार से आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है। अपने ट्विन इंजन की ताकत से राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। लद्दाख जैसे ठंडे इलाकों में जहां तापमान माइनस से नीचे चला जाता है, तो ऐसे इलाकों में राफेल का कोल्ड स्टार्ट इंजन बहुत ही मददगार साबित होगा। कोल्ड स्टार्ट इंजन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बर्फीले इलाकों में इंजन को स्टार्ट होने में वक्त लगता है, लेकिन राफेल का कोल्ड स्टार्ट इंजन बिना देरी के स्टार्ट हो सकता है और यह विमान अपने ऑपरेशन के लिए उड़ान भर सकता है। आसमान में अगर डॉग फाइट की बात करें तो राफेल का सुपर पावरफुल इंजन चीन और पाकिस्तान दोनों ही विमानों के छक्के छुड़ा सकता है। अगर हम बात करते हैं किसी जंग की, तो वैसे हालात में पाकिस्तान को एक राफेल को रोकने के लिए अपने 2 F-16 विमानों को लगाना पड़ेगा और कुछ ऐसा चीन को भी करना पड़ेगा जंग के हालात में। राफेल के जो रेंज है, मतलब जितना दूर जा सकता है वेपन्स के साथ, वो शायद सुखोई से भी ज्यादा है। करीब मेरे ख्याल में करीब क्लोज टू 3000 किलोमीटर्स है। तो जो डेप्थ में हम रखा गया है, रखने की बात सोच लिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि हम LAC क्रॉस करें या LAC दोनों क्रॉस कर सकते हैं आराम से अंबाला से, कोई दिक्कत नहीं। अपने दमदार इंजन की वजह से फुली लोडेड हालत में राफेल 24,500 किलो का होता है। इतने वजन के साथ राफेल 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से फ्लाइंग कर सकता है। स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। उड़ान 15,240 मीटर की ऊंचाई तक। रेट ऑफ क्लाइंब 18,288 मीटर प्रति मिनट है। फ्लाइंग कैपेबिलिटी 24,494 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। राफेल के विंग्स भी खास तरह से डिजाइन किए गए हैं। इस मल्टी रोल फाइटर के पास डेल्टा विंग है जो उसे गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ फ्लाइंग में मदद करता है। एक और खूबी राफेल को चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों से अलग बनाती है। आसमान में कहां से आकर हमला करने वाला है राफेल, इसका अंदाजा लगाना दुश्मन के राडार के लिए मुश्किल है। राफेल एक सेमी स्टेल्थ विमान है, यानी ये दुश्मन के राडार पर आसानी से नजर नहीं आता। राफेल का राडार दुश्मन के विमान को 200 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। इसका रेडार एक बार में 40 टारगेट ट्रैक कर सकता है और 8 टारगेट पर हमला कर सकता है।
एक तो जो टैक्टिक्स हो गई आपकी, ठीक है, आपकी टैक्टिक्स कैसे आप यूज करते हैं, लड़ाई कैसे लड़ते हैं आप। जैसे बॉक्सर जाता है, अब बॉक्सर को आपने देखा, ये बॉक्सर या दंगल जो लड़ते हैं पहलवान लोग, अब आप जब विजुअली उनको देखते हैं तो आप कैसे असेस करते हैं कि उसका साइज क्या है, 8 फीट है, उसका वेट कितना है, 80 किलो है, उसके मसल्स कितने हैं, बहुत है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो नहीं पता चलता है, वो कितना एजाइल है वो नहीं पता चलता, वो किस टैक्टिक्स से दंगल लड़ेगा या बॉक्सिंग लड़ेगा वो नहीं पता चलता। करेक्ट। तो सिमिलरली जहाज में भी ऐसे कुछ फैक्टर्स आते हैं। भारत के पास कुल 36 राफेल आने वाले हैं। इनमें से 28 सिंगल सीटर और 8 डबल सीटर होंगे। डबल सीटर ऐसा होता है कि वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होता है, उसमें हम नए पायलट्स को सिखाते हैं फ्लाइंग करने के लिए भी और सिस्टम्स हैंडल करने के लिए। और सिंगल सीटर तो सिंगल सीटर है, एक ही पायलट उड़ाते हैं और सभी काम कर सकते हैं। डबल सीटर भी सभी काम कर सकते हैं जो सिंगल सीटर कर सकते हैं, परंतु हम जब भी नया जहाज खरीदते हैं बाहर से या अपना देश से लेते हैं, हम डबल सीटर्स भी लेते हैं और वो पहले इंडक्ट किया जाता है। 5 राफेल विमानों में से 3 2 सीटर हैं और 2 सिंगल सीटर। ये अंबाला की 17th गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा बेस पर तैनात की जाएगी। एक स्क्वाड्रन में अमूमन 16 से 18 विमान होते हैं, इसलिए दोनों ही एयरबेस पर 18 राफेल तैनात करने का प्लान है। स्ट्रेटेजिक तौर पर रफाल को अंबाला और हाशिमारा में डिप्लॉय किया जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, भारत पाकिस्तान के साथ साथ भारत चीन की तरफ अगर कहीं से भी दुश्मन कॉम्बैट एयर पेट्रोल या फिर एनिमी पैकेज अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के भेजता है तो उसको पूरी तरह से डोमिनेट करने के लिए और फिर पीछे की तरफ धकेलने के लिए रफाल लड़ाकू विमान एक आकाश में किले के तौर पर सामने खड़े होंगे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इसे भेजना बेहद मुश्किल है। यही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के पूरी फाइटर स्क्वाड्रन्स इस समय 3488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। और यही वजह है कि अब रफाल इनको एक और एज प्रदान करेगा और एयर डोमिनेंस, एयर कैपेबिलिटी के लिए भारतीय वायुसेना को और शक्ति मिलेगी। भारत के नक्शे पर अंबाला एक ऐसा एयरबेस है जहां से राफेल उड़ा तो पलक झपकते ही पश्चिमी तिब्बत में बने चीन के हवाई अड्डों तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। ये फाइटर प्लेन बिना रिफ्यूलिंग के 3700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। जो एयर वॉरफेयर में जो होता है एक टर्म होती है फ्लेक्सिबिलिटी, वो बहुत हाई होती है। अब जो हमने डिसाइड किया है, जो बेसिंग होती है जहाज की, उसको कहते हैं पेरेंट बेस, कि जहाँ पर हम उसको बेस कर देते हैं और वहाँ पर उसको लॉन्ग टर्म जो मेंटेनेंस होती है सारी फैसिलिटीज क्रिएट करते हैं कि वो पेरेंट बेस हो गया उसका। तो हमने बड़े ये सोच समझ के होता है जो बेसिंग होती है। तो जब ये रफाल की बेसिंग भी हुई बड़ी सोच समझ के, उसमें बहुत सारे फैक्टर लिए जाते हैं कि बॉर्डर से डेप्थ कितनी है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसका सेफ्टी देखनी पड़ती है, उसको यूज़ कैसे करेंगे वॉर में वो देखना पड़ता है, जो बेस जिसमें हम बेस कर रहे हैं उसमें फ्लाइंग एनवायरनमेंट कैसी है, उसमें जगह है, पेंस है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जगह है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें लिए जाते हैं, तब डिसाइड होती है ये। जब से सरहद पर चीन से तनाव बढ़ा है तब से हिंदुस्तान के कई लड़ाकू विमान बॉर्डर पर मुस्तैदी के साथ उड़ान भर रहे हैं, लेकिन अब राफेल उड़ेगा और जब राफेल उड़ेगा तो दिल दुश्मन का जलेगा। पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए राफेल से लड़ना बड़ा चैलेंज होगा। चीन का J-20 मेन रोल स्टील्थ फाइटर है, जबकि राफेल ओमनी रोल फाइटर है, यानी मल्टी रोल फाइटर प्लेन से 2 कदम आगे। J-20 का इस्तेमाल चीन दुश्मन पर नजर रखने के लिए करता है, लेकिन राफेल निगरानी के साथ साथ अटैक भी कर सकता है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है तो J-20 की रेंज 1200 किलोमीटर है। इसे बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा 2700 किलोमीटर किया जा सकता है। J-20 की लंबाई 20.3 मीटर से 20.5 मीटर के बीच है, जबकि ऊंचाई 4.4 मीटर और विंग स्पैन 12.88 से 13.50 मीटर के बीच है। राफेल की लंबाई 15.30 मीटर, ऊंचाई 5.30 मीटर और इसका विंग स्पैन सिर्फ 10.90 मीटर है। राफेल जो है वो ओमनी रोल जहाज का नाम दिया जाता है। ओमनी रोल यानी कि वो एक साथ
एक ही मिशन में 3, 4 या 5 रोल अच्छी तरह से निभा सकता है। राफेल के जो एक्सटीरियर सरफेसेस में हैं 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। नॉर्मल जहाज़ों में जो है जैसे कि तेजस हो या MiG-21 6, 7 या 8 हार्ड पॉइंट्स ही होते हैं। इसके कारणवश राफेल काफ़ी पेलोड लिफ्ट कर सकती है। जो रफाल है, जो उसके मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, उन्होंने एक तीसरी टर्म निकाली है, उसको बोला है ओमनी पर्पस, मल्टी रोल, स्विंग रोल, ओमनी रोल। ओमनी रोल क्या है उनके हिसाब से, और मैंने ये एक्चुअली देखा भी है जब मैंने सॉर्टी की 2017 में एरो इंडिया में। तो ओमनी रोल का कॉन्सेप्ट उनका ये है कि जहाज में क्षमता है एडी की, ग्राउंड अटैक की, रिकॉनेसेंस की, मैरीटाइम स्ट्राइक की, शिप्स के अगेंस्ट, न्यूक्लियर भी है। तो उसकी उनका कहना यह है कि ओमनी रोल ये है कि आप स्विंग रोल तो है कि एडी भी कर सकते हैं, ग्राउंड अटैक भी कर सकते हैं एक के बाद एक। ओमनी है साइमल्टेनियसली, और मैंने ये क्षमता जहाज में एक्चुअली देखी। विमान छोटा होने से उसे कंट्रोल करना आसान होता है। इन खूबियों की वजह से ही राफेल इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की पहली पसंद बन गया है और इसका इस्तेमाल हर तरह के मिशन में किया जा सकता है। फ्रांस ने राफेल को 2006 में कमीशन किया था। इसके बाद यह अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया जैसे देशों में हुए संघर्षों में राफेल का इस्तेमाल हो चुका है। हमने बहुत स्टडी किया और आखिर में कॉस्ट लेकर या रिलायबिलिटी लेकर या दसों का रेपुटेशन लेकर दसों ने हमको मिराजेस भी बेचे हैं। हमने देखा कि राफेल is best suited for Indian Air Force as far as many criteria go, not only technology but reliability of the aircraft, the support maintenance from Dassault. एयरफोर्स में जब हम थे तो हमको लगता था कि राफेल जल्दी आ जाए, लेकिन मोदी जी और पर्रिकर जी इन्होंने बहुत अच्छा निगोशिएशन को गाइड और मेंटर किया है और कोई जल्दी नहीं दिखाई, और हमको काफी बड़ा डिस्काउंट मिला ये ओवरऑल ये राफेल डील में, क्योंकि हमने अपने तरफ से कोई ज्यादा जल्दी नहीं दिखाई। भारत को एक मीडियम मल्टी रोल फाइटर प्लेन की जरूरत काफी वक्त से महसूस हो रही थी। इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में भारी और हल्के लड़ाकू फाइटर प्लेन तो थे। इस कमी को पूरा करने के लिए दुनिया के 6 बड़े एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर से बात शुरू हुई। बाद में यूरो फाइटर और राफेल को शॉर्टलिस्ट किया गया। 2012 में शुरू हुई डील के बाद अब जाकर राफेल के आ जाने के बाद यह भारत की वायु शक्ति कई गुना बढ़ने वाली है।